गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? ठीक हैं? ठीक है बेटा, आज से हम लोग बेटा पढ़ना शुरू करते हैं। इसके पहले हमने 2 वीडियो अपलोड किया हुआ था, नंबर सिस्टम की शुरुआत भी किया था। बस बेटा वो ऐसा इंट्रोडक्शन था। आज से हम पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक, आपने बहुत पढ़ा हुआ, किताबें भी पढ़ी होगी, बहुत सारी कोचिंगें भी पढ़ी होगी, बहुत सारा का ऑनलाइन यूट्यूब चैनल भी देखा होगा नंबर सिस्टम का। ठीक, तो बेटा नंबर सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है, शुरुआत कहाँ से करते हैं, हमने आपको कल बताया था सारी चीज़ें कि कहाँ से शुरू करने, कहाँ पे ख़त्म करने हैं। लेकिन बेटा आज हम कंप्लीटली आपको शुरू कर रहे हैं, समझाते हुए, प्रैक्टिस कराते हुए। आज से क्लास में शुरू कर रहा हूँ आपकी। ठीक है, तो पहली चीज़ बेटा, कंपटीशन आप मजाक नहीं है कि आप एसएससी सीजीएल और बैंक पीओ आराम से निकाल सकते हो। बहुत मेहनत करना है, बेइंतहा मेहनत करना है। जहाँ हद ख़त्म होती है उसके आगे से शुरू करना है, तब जाके सिलेक्शन होता है। मजाक नहीं है, हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन नहीं कि सारे बच्चे फर्स्ट डिवीज़न पास हो जाते हैं। पागल होना पड़ेगा। जब 10-20 लोग आपको पागल कहने लगे तो समझ लेना हमारी पढ़ाई सही चल रही है, हम पढ़ रहे, सही पढ़ रहे हैं हम। ठीक है ना? कम से कम 10-20 लोग पागल, खानदान बोले, परिवार बोली पगला गया, तो समझ लो कि आपकी पढ़ाई अच्छी हो रही है, आप कामयाबी की तरफ आप बढ़ रहे हो। ठीक, तो बेटा आज से हम कुछ शुरू करते हैं बेटा, एकदम यूनिक कॉन्सेप्ट रहेगा। हम किसी की बुराई नहीं करेंगे, बस मैं अपनी चीज़ें डिस्क्राइब करूंगा बेटा। ठीक है, देखो नंबर सिस्टम को हमने महसूस किया है, हमने सोचा कि इसको कहाँ से कैसे पढ़ा जाए। तो बेटा वैदिक कॉन्सेप्ट होता है जो आपके दिमाग पे डायरेक्टली हिट करता है कि हाँ चीज़ें यहाँ से शुरू होनी चाहिए। तो बेटा कोई नंबर से शुरू करते हैं, मैथमेटिक्स नंबर से शुरू करते हैं। तो नंबर क्या है? कोई हलवा थोड़ी ने कि खा लिया। तो बेटा नंबर को महसूस किया, तो नंबर को समझने के लिए इसको हमने 3 भागों में बांट दिया। कितने भागों में? 3 भागों में बांट दिया। अब जैसे इस मार्कर को समझना हमको है कि ये मार्कर के बारे में जानना है, तो पहली चीज़ देखने में अच्छा लगे तो इसका क्या एक्सटर्नल मैटर है, बाहरी। फिर ये अंदर क्या क्या चीज़ है, इसका इंटरनल मैटर है। यूज़ कहाँ करेंगे, इसकी खासियत क्या है, इसका बिहेवियर क्या है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये एक अलग मैटर हो गया। तो इस मार्कर को समझने के लिए बेटा 3 चीज़, इसका इंटरनल मैटर, इसका एक्सटर्नल मैटर और इसका बिहेवियर, ये 3 चीज़। ये कोई भी चीज़ हम खरीदते ना मार्केट से तो 3 चीज़ देखते हैं। देखने में बड़ा अच्छा लगा यार, अंदर भी पता कर लो कैसे है, अंदरूनी मैटर तो गड़बड़ नहीं। उसके बाद लिया तो इसको यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो बेटा 3 ही चीज़ पर मैटर होता है। नंबर सिस्टम को समझना तो बेटा 3 चीज़ों के बारे में समझना। पहले नंबर का इंटरनल मैटर समझना, फिर नंबर का एक्सटर्नल मैटर समझना, फिर उसका अदर बिहेवियर, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में समझना। तो कितने भागों में बांटना है? 3। अगर नंबर सिस्टम को समझना है तो बेटा नंबर को सिस्टम को समझना है तो इनको 3 भागों में डिवाइड करना है। तो हमने बोला बेटा देखो, थोड़ा सा मैंने पहले से लिख दिया था, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। तो सब बेटा नंबर सिस्टम को हमने इंटरनल, एक्सटर्नल, अदर, बिहेवियर, प्रॉपर्टी में 3 भागों में बांट दिया है। इंटरनल में नंबर अंदर से दिखता कैसे है, तो नंबर 2 भागों में बटा होता है या 2 भागों से मिलकर बना होता है। नंबर 2 भागों में बटा होता है, 2 भागों से मिलकर बना होता है। एक भाग को इमेजिनरी काल्पनिक बोलते हैं, दूसरे को रियल वास्तविक बोलते हैं। देखो बेटा इंटरनली नंबर 2 भागों में बटा होता है, काल्पनिक और वास्तविक। काल्पनिक का कोई टाइप से नहीं होता, एक ही टाइप से होता है। वास्तविक में नंबर 2 भागों में फिर से बटा होता है, परिमेय और अपरिमेय, रेशनल और इरेशनल। ये नंबर का इंटरनल मैटर हो गया बेटा। एक्सटर्नली समझना तो नंबर 4 भागों में डिवाइड कर दिया हमने। नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, होल नंबर, पूर्ण संख्या, इंटीजर, रियल नंबर। इसको N से, W से, I या Z से, R से डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इन सब के बारे में एक एक लाइन लिखाएंगे और उसका एग्जाम्पल भी देते जाएंगे, लेकिन अभी समझ लो। अदर प्रॉपर्टी बिहेवियर की बात करते हैं तो बेटा नंबर या तो इवन होगा, भाई वही नंबर या तो इवन होगा या ऑड होगा या कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर है, ट्विन प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर है, रिकरिंग नंबर, आवर्ती संख्या बोलते बेटा। परफेक्ट नंबर, एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, वो तो अलग मैटर। एक परफेक्ट नंबर भी होता है, पूर्ण संख्या। ठीक है ना? कंप्यूटर नंबर सिस्टम हो गया बेटा। एब्सोल्यूट वैल्यू, नंबर ही का एब्सोल्यूट वैल्यू, ये भी स्पेशल टाइप का बेटा आपके कैलकुलेशन में सी सेट और सीजीएल में मिल जाएगा। फेस वैल्यू, फेस वैल्यू मतलब जाति मान। क्या? जाति मान।
प्लेस वैल्यू मतलब स्थानीय मान। ये नंबर सिस्टम को समझना, तो बेटा इतनी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करना है, ठीक है। तो बेटा आज से हम शुरुआत करते हैं इमेजिनरी से, धीरे धीरे पढ़ाते जाते, एक एक पॉइंट डिस्कस करते जाते, डिस्क्राइब कर जाते, उसका एग्जाम्पल भी करते, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बन सकता है उसको भी हम समझाते, ठीक है ना बेटा। तो बेटा ये बढ़िया से बना लेना, ये बढ़िया से बना लेना बेटा, ये कहीं नहीं मिलेगा। बहुत तो अच्छे से इमेजिनेशन हमने नंबर सिस्टम को किया हुआ है, मैंने महसूस किया, तो बेटा हम अपना एक्सपीरियंस आपको दे रहे हैं, ठीक है। तो इसे बेटा वीडियो को रोक कर इसको बढ़िया से कॉपी पे बना लीजिएगा, ठीक है। इसके आगे आप शुरू करते बेटा काल्पनिक से, ठीक है। हम काल्पनिक से शुरू करते हैं, तब तक पूरे को मिटा देते हैं। तो बेटा एक छोटी सी हेडिंग लिख लो, काल्पनिक नंबर। ये तो बेटा ये चार्ट है, ये अपने दिमाग में रखे रहिएगा, ठीक है। अब छोटी सी एग्जाम्पल हेडिंग लिख लीजिए, इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर होता क्या है वो समझाते हैं। तो अभी तो मैंने आपको बताया ना कि ये भागों में बटा होता है, ठीक है। चलिए हेडिंग डालो, इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या, लिख लिया। चलो अब काल्पनिक संख्या होती क्या ये समझाते हैं। देखो बेटा, काल्पनिक संख्या, अब बेटा कई तरीके से सोचते इसको, कई तरीके से। ऐसी संख्या जिसका वर्ग कर दो तब भी उसकी वैल्यू निगेटिव हो, ऐसी संख्या जिसका स्क्वायर कर दो, वर्ग कर दो, तब भी उसका मान क्या है, ऋणात्मक है, तो उसे क्या बोलेंगे, काल्पनिक। देखो मैं बोल रहा हूँ उसको लिख लो, इतना लंबा नहीं लिखूंगा ना, मैं एग्जाम्पल समझाता हूँ। ऐसी संख्या जिसका वर्ग करने पर भी उसका मान निगेटिव हो, उसे क्या बोलते हैं, काल्पनिक। ये सिचुएशन कब मिलती है, ये एक ही सिचुएशन पे मिलता है जब अंडर रूट के अंदर, करड़ी के अंदर कोई चीज़ निगेटिव में लिखा गया है। ये एक ही जगह पॉसिबल होता है जब अंडर रूट के अंदर कोई चीज़ निगेटिव में लिखा गया, तो उसको हम काल्पनिक बोलते हैं। क्लियर हो गया। तो आपने क्या लिखा, ऐसी संख्या जिसका वर्ग कर देने पर भी उसका मान निगेटिव है, ऋणात्मक है, उसे काल्पनिक बोलते हैं, ठीक। ये एक ही जगह एक ही सिचुएशन मिलेगा, एक ही स्थिति होगी जब करड़ी के अंदर, करड़ी अंडर रूट सड़ कुछ भी बोलो, अंदर निगेटिव वैल्यू लिखी गई है। अगर निगेटिव वैल्यू लिखी गई है तो बेटा ये चीज़ काल्पनिक हो गई, अगर ये नहीं है तो बेटा वास्तविक होगा। अब जैसे एग्जांपल, अगर मैं बोलूँ अंडर रूट -5, अंडर रूट -5 ये काल्पनिक नंबर है। अंडर रूट -12 ये क्या बेटा, काल्पनिक नंबर है। अंडर रूट -20 ये कौन सा नंबर है बेटा, काल्पनिक नंबर। कोई भी चीज अंडर रूट के अंदर अगर निगेटिव में लिखा गया है तो उसे हम क्या बोलेंगे, काल्पनिक बोलेंगे। और ऐसा नहीं होगा तो क्या लिखेंगे बेटा, वास्तविक लिखेंगे। बात समझ में ना। अब बेटा अगर मैं बोलूं अंडर रूट -9, अंडर रूट -9 ये काल्पनिक होगा कि वास्तविक होगा, वास्तविक होगा नहीं, ये भी काल्पनिक है। जो बोल दिया तो बोल दिया बेटा, जो डेफिनेशन है देखो बेटा, जो तुम खुद बोलो, तुम जो महसूस करो, तो तुमको जो लगे तुम उसकी डेफिनेशन बना लो, क्योंकि जो सही होगा वही महसूस करो बेटा, गलत चीज कभी महसूस नहीं करोगे। अंडर रूट -9 अंडर रूट के अंदर है क्या, इसे मतलब नहीं, निगेटिव है, काल्पनिक है, 100% काल्पनिक है बेटा, ठीक है ना। अंडर रूट -25 ये भी क्या बेटा, काल्पनिक है। अंडर रूट -49 ये भी क्या है, काल्पनिक है। तो अंडर रूट के अंदर कुछ भी लिखा गया, जो भी लिखा गया अगर निगेटिव में है तो उसे हम क्या बोलेंगे, काल्पनिक बोलेंगे। और ऐसा नहीं है तो उसे क्या बोलेंगे, वास्तविक। अब जैसे अगर मैं बोलूं अंडर रूट 10 तो बेटा ये काल्पनिक नहीं है, ये क्या है, वास्तविक है। अगर मैं बोलूं अंडर रूट 20 तो ये वास्तविक है। काल्पनिक होने के लिए अंडर रूट के अंदर निगेटिव होना चाहिए। तो एग्जाम्पल तो समझ में आ गया कि कहीं पर अंडर रूट के अंदर कोई भी चीज निगेटिव में लिखा गया तो उसे हम क्या बोलेंगे, काल्पनिक बोलेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना एकदम से, ठीक। अब इस पर क्वेश्चन कैसे बनते वो समझाते। देखो बेटा पहले एक कॉन्सेप्ट समझिए, माइनस के लिखा है, क्या लिखा है, माइनस के। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते ना,
फिर इसको हम लोग अलग अलग लिख सकते बेटा, ऐसे लिख सकते, मतलब i की वैल्यू √-1 होती है। i का मतलब आयोटा होता है, आयोटा। तो नाम पर नहीं जानो, इमेजिनरी समझ लो, आपके लिए इतना ही बहुत है, ठीक है ना। आयोटा होता है बेटा, ये सिंबॉलिक नाम है, ठीक है ना। तो i का मतलब आयोटा, लेकिन बेटा आप इमेजिनरी से ही रिलेटेड पढ़ रहे हो तो इमेजिनरी ही समझिए। तो इसका मतलब i की वैल्यू √-1 होती है। i की वैल्यू कितनी होती है? √-1 होती है। दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया जाए तो i² की वैल्यू कितनी होती है? -1 होती है। अगर फिर से स्क्वायर कर दिया जाए तो i⁴ की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। इतनी बात समझ में, तो फटाक से इसे नोट कर लो, ठीक है ना। बढ़िया से समझ लो कि अंडर रूट के अंदर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, फिर इसकी जगह हम i लिखेंगे क्योंकि i की वैल्यू √-1 होती है। ये k √k हो गया, तो i की वैल्यू √-1, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये मिलेगा, फिर स्क्वायर कर देंगे तो ये मिलेगा, ठीक है। इतना समझ में बात है, तो i का मतलब समझ में आ गया। अब इस पर क्वेश्चन कैसे बनते ये समझाते, ठीक है ना। देखो आपको मान लो क्वेश्चन ऐसे दिया गया है 25, i की वैल्यू 25, इसका वैल्यू निकाल लिया। तो आप दो तरीके से सोच सकते हो। आपको पता i² की वैल्यू -1 है और i⁴ की वैल्यू 1 आएगी। तो बेटा एक झमेला ख़त्म कर दीजिए। अगर i की पावर बहुत बड़ी हो, i की पावर बहुत बड़ी हो तो उस पावर में 4 से डिवाइड कर दो, ठीक है। 4 से डिवाइड करोगे तो या तो कंप्लीटली डिवाइड होगा, या तो रिमाइंडर 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा। अगर कंप्लीटली डिवाइड होगा तो रिमाइंडर 0 आएगा, अगर नहीं डिवाइड होगा तो 1 2 3 ही तो आएगा ना रिमाइंडर। तो अगर पावर बहुत बड़ी हो तो i⁴ से डिवाइड कर कर पावर को हटाकर उसकी जगह पर रिमाइंडर को लिख दो। 25 है, 25 को 4 से भाग दिया, कितने भाग दिया? 4 से, तो 4 6 24, रिमाइंडर कितना आया? 1। तो बेटा ये i की पावर 1 हो गया। i की पावर 1 का मतलब बेटा आंसर कितना आएगा? i। कितना है? i। अब देखो केवल समझ रहे बेटा, i की पावर 42 लिखा है। कितना लिखा? 42 लिखा हुआ है। अब बेटा भाग दिया जाए, 4 दम्मा 40, रिमाइंडर कितना? 2। तो पावर को हटाकर उसकी जगह रिमाइंडर को चिपका दो। मतलब पावर बहुत बड़ी हो तो पावर में 4 से भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा पावर को हटाएंगे, वहाँ रिमाइंडर को चिपका देंगे, रख देंगे वहीं पर। हाँ, तो रख दिया i², और i² की वैल्यू कितनी होती है बेटा? -1 होती है। क्या होती है? -1। समझ में बात है? ठीक। तो i की पावर 42 की वैल्यू कितनी है? -1 हो गया। अब देखो आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। देखो CSET हो गया, CGL हो गया, CGL मेंस हो गया। बेटा हम अगर नंबर सिस्टम पढ़ रहे ना तो सर्जरी कर रहे हैं। बोला था ना कल, MBBS से कोई काम नहीं चलेगा। MBBS का मतलब 0 हो गया, आपको MS होना पड़ेगा, सर्जरी करनी पड़ेगी, सर्जन बनना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बेटा चाहे CSET हो गया, चाहे CGL Tier 1 Tier 2 हो गया, आपने नंबर सिस्टम पढ़ा तो पढ़ा, कुछ भी पूछेगा आपको आएगा। i की पावर मैंने रख दिया, मान लो 125, प्लस लिखो या माइनस लिखो। i की पावर हमने यहाँ लिख दिया 64, प्लस लिखो माइनस लिखो, कुछ भी लिख दे रहे, कोई ज़रूरी थोड़ी ना ये लिखना है। यहाँ पर 3 लिख दिया, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लिख दिया। अब बोला इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो सिंपल सी बात है, पावर को काटते जाएंगे, हटाते जाएंगे, हमको वैल्यू निकालनी, 4 से भाग देते हैं। अब सुनो, 125 में भाग नहीं देंगे। अगर हमको किसी संख्या में 4 से भाग देना है ना, तो जिस संख्या में 4 से भाग देना है उसके लास्ट 2 डिजिट में, आखिरी 2 डिजिट में 4 से भाग दीजिए। अगर वो पूरा पूरा कटता है तो पूरी संख्या पूरी 4 से कट जाएगी, और नहीं कटता, रिमाइंडर बचता, तो पूरी संख्या में भी 4 से भाग दोगे तो वही रिमाइंडर बचेगा। अब जैसे छोटा सा एग्जाम्पल समझाते हैं। अगर मान लो हमारे पास बहुत बड़ी संख्या ABCD है और हमको 4 से भाग देना है। क्या देना है? 4 से भाग देना और रिमाइंडर पता करना है।
ये पता करना ये कटेगा कि नहीं कटेगा, कट भी जाएगा तो रिमाइंडर 0 आएगा, नहीं कटेगा तो रिमाइंडर आएगा ना, वो पता कर रहा है। तो पूरी संख्या में 4 से भाग देने की जरूरत नहीं है, किसी संख्या के आखिरी 2 डिजिट में 4 से भाग देने पर जो भी होता है वही पूरी संख्या में भाग देने पर होता है। अगर ये दोनों डिजिट डी और ई दोनों डिजिट 4 से कटेगा तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी, मतलब रिमाइंडर 0 आएगा। अगर ये 2 डिजिट में 4 से भाग देने पर रिमाइंडर 1 आता है तो पूरी संख्या में 4 से भाग देने पर रिमाइंडर 1 आएगा। इसलिए पूरी संख्या में भाग देने की जरूरत नहीं, किसी संख्या के आखिरी 2 डिजिट में 4 से भाग देने पर जो रिमाइंडर बचता है पूरी संख्या में भाग देने पर भी वही रिमाइंडर बचेगा। तो बेटा 25 में 4 से भाग देंगे, 4 छंग 24, रिमाइंडर कितना है 1, तो i की पावर 1, तो i की पावर 1 तो 1 ही रहेगा, तो इसमें तो कोई बात है नहीं। अब प्लस करते 64, तो बेटा 4 से कट जाएगा, 4 एक कम 4 छंग 24, अगर कट गया तो यहाँ पावर 0 हो जाएगा, 64 मतलब 64 64, 4 से भाग दोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा ना, तो यहाँ रिमाइंडर 0, और किसी की पावर 0 तो वैल्यू कितनी आती है बेटा 1 ही तो आती है। आगे चलते हैं, 4 तिहाई 12, यहाँ पर भी तो 1 आ गया, ये 3 है तो 3 रहेगा, 3 1 4 1 5, तो i + 5, ये बेटा आंसर आपका फाइनल आंसर है। समझ में बात आई? चलिए और भी समझाते। देखो बहुत आसान है, बस बेटा समझो, क्योंकि इस पर डिस्कशन नहीं करना है, सर्जरी करनी है हमको। आपको कैसा भी क्वेश्चन है आपको आना चाहिए। अब देखो पहले एक छोटा सा एग्जांपल समझाते, खूब बड़ी सी वैल्यू लिख देते जो आप सोचते हो ना उससे बड़ी, हमको इसकी वैल्यू पता करना। बेटा अगर आपको आता है ना तो सोचने की ज़रूरत नहीं है, रटने का काम नहीं है बेटा, सर्जरी काम है प्रैक्टिस के साथ। आप देखो वैल्यू बतानी बहुत बड़ी सी है, तो पावर कितनी भी बड़ी हो हमसे क्या मतलब, हमको तो 4 से भाग देना ना पावर में, आखिरी 2 डिजिट में भाग दीजिए, आखिरी 2 डिजिट में 4 से भाग दीजिए। अगर आखिरी 2 डिजिट 4 से कट जाएगा तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी, और 4 से कट जाएगी तो रिमाइंडर 0, i की पावर 0 मतलब 1। अगर नहीं कटेगा तो रिमाइंडर आएगा ना, तो 4 8 32, 32 आया, रिमाइंडर कितना आया 1, तो i की पावर 1 ही तो आएगा, और i की पावर 1 का मतलब कितना होता है बेटा i, आंसर कितना आएगा i। समझ में बात आई? एक एग्जाम्पल और देखते, 3 4 9 3 4, मर्जी बेटा कितना भी बड़ा लिख दो, क्या मतलब है, इसकी वैल्यू कितनी, क्वेश्चन मार्क लिखा देते हैं, इसकी वैल्यू कितनी, तो बेटा देखिए आखिरी 2 डिजिट में 4 से भाग देने पर जो रिमाइंडर आएगा वही रिमाइंडर पूरी संख्या में भाग देने पर आएगा, और पूरी अगर 4 से कट जाएगी तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, क्योंकि ये 4 का मल्टीपल आएगा, i की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है ना। तो 4 छंग 24, i की पावर 0, सॉरी रिमाइंडर 0, तो ये पावर हटाकर क्या लिखना बेटा यहाँ पर 0, जब 0 लिखना है तो i की पावर 0 वैल्यू कितनी आएगी बेटा 1, आंसर कितना आएगा 1। तो समझ में बात आई? तो बेटा ऐसे सिंगल भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, दूसरा समीकरण भी बने सकते हैं, मतलब कई अलजेब्रिक फॉर्मेट में समीकरण भी बन सकते हैं और आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे एग्जांपल देते और एग्जांपल देते, i की पावर 15, i यहाँ पर और कुछ भी लिख दिया जाए, अब हमेशा प्लस नहीं करते, माइनस भी कर देते ना, माइनस भी कर सकते, वो आपकी मर्जी बेटा, ठीक है ना। यहाँ पर लिख दिया i की पावर 10, प्लस लिख दिया, यहाँ पर 4 लिख दिया, i की पावर मान लो 6 लिख दिया, प्लस यहाँ पर लिख दिया कुछ लिख देते, ठीक है ना, 3 लिख दिया, प्लस 5 लिख दिया, और ये लिख दिया आपसे, ठीक है ना, ये एक्सप्रेशन लिख दिया, एक ऐसे बढ़िया था एक्सप्रेशन लिख दिया। तो बेटा आपको आता, अगर आपको आता है तो बेटा सोचने की जरूरत थोड़ी ना है, आपको सोल्यूशन बताना है। 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, रिमाइंडर कितना 3, तो ऐसे जाएगा, अभी प्रैक्टिस करा रहे, इमेजिनेशन से भी आ जाएगा 3, 4 दूनी 8, तो रिमाइंडर कितना बेटा 2, 4, 4 एक कम 4, i स्क्वायर, तो बेटा ये जाएगा नहीं, i की पावर 3, बात स्टेप लिख रहे बेटा आपको समझाने के लिए, नहीं इमेजिनेशन एहसास करके महसूस करके ही सॉल्व कर दोगे, ठीक है ना। i की पावर 3, तो बेटा i की पावर 3 का क्या किया जाए, तो बेटा i की पावर 3 समझो, i की पावर 3, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 + 1 i स्क्वायर मल्टीप्लाई i लिख सकते हैं ना,
इसकी वैल्यू -1 मल्टीप्लाई सकते हैं तो -i लिख सकते कि नहीं, लिख सकते ना। तो i की पावर 3 की वैल्यू कितनी आएगी, -i। हो गया, समझ लेना इसे। तो यहाँ पर -i आएगा बेटा, तो ये -2i हो गया। i स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है शुरू में बताया, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 हो गया प्लस i स्क्वायर की वैल्यू माइनस हो जाएगी -1, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, 4 हो जाएगा। टू i की पावर 3, तो i की पावर 3 की वैल्यू -1, वहाँ से बेटा -2i आएगा प्लस 5। अब देखते हैं, देखो बेटा 5 3 8, 8 में से 4 जाएगा तो 4 ही बचेगा, 2 2 4, -4i प्लस 4 आएगा। क्लियर। अब इसको कामल भी सेक सकते हैं बेटा, थोड़ा सा अच्छा लगेगा और कुछ भी नहीं। तुम्हारे अच्छे लगने के लिए, तुम भी तो अच्छे लगने के लिए कपड़े पहनते हो ना भाई, सजते संवरते हो, तो ऐसे एग्जाम्पल जो आंसर है उसको भी बढ़िया से लिख लो कि देखने में अच्छा लगे। तो बेटा आंसर तो यही है ना, तो किसी भी फॉर्मेट में आंसर ला सकते हैं। इतनी बात समझ में। अब देखो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल समझाते हैं जो एग्ज़ाम में आ सकता है, सीसेट में आ जाएगा, CGL Tier 2 में आ सकता है, बैंक PO में भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है बेटा, क्योंकि अब कंपटीशन नॉर्मल नहीं रहा। आपको पागलपन, आपके अंदर पागलपन होना चाहिए, बेइंतहा पागलपन होना चाहिए, तभी कुछ होगा। चलिए एक क्वेश्चन देखते बेटा, कर लोगे ना क्वेश्चन? बेटा आपका एप्लीकेशन तैयार है, मैं उस पर सारी चीज़ें अपलोड कर रहा हूँ। जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं बेटा नंबर सिस्टम से रिलेटेड, या तो पूरे टॉपिक मैथमेटिक्स का, धीरे धीरे मैं उस पर PDF बना कर आपको टेस्ट भी देना उसी पे। हर चीज़ आपको बाहर से नहीं पढ़ना बेटा, या तो हम ही पढ़ लो, हमको पढ़ लो, या तो किताबें पढ़ लो, ठीक है ना। आप हमको पढ़ोगे तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अगर मैं आपसे बोलूँ 4n प्लस i की पावर 4n प्लस 3 ऐसे लिखा हुआ है, और इसकी वैल्यू बतानी है, n की वैल्यू 1 2 3 ऐसे, क्योंकि अभी आपको मैंने पूरा नंबर सिस्टम डिटेल पढ़ाया नहीं, क्योंकि ये बेटा है तो इसीलिए मैंने एग्जाम्पल को आ रहा है इसीलिए मैं बता रहा हूँ। नहीं मैं यहाँ पर लिख देता n प्राकृतिक संख्या है। क्या लिख देता? n एक प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर है। जैसे आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेगा, बोलेगा n एक प्राकृतिक संख्या है, n एक प्राकृतिक संख्या है, तो इसकी वैल्यू दे देगा i की पावर 4n प्लस 3, इसका मान कितना है। बात समझ में ना, कुछ नहीं से आएगा। तो यहाँ पर हमने बोला कि n प्राकृतिक संख्या मतलब n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ऐसे होगी, ठीक है। अब ये बताइए, ये n 4 का मल्टीपल है। जब कोई चीज़ किसी का मल्टीपल होता है तो वो चीज़ उससे हमेशा कंप्लीटली डिवाइड हो जाती है। जैसे कि अब इसको भी समझा देते आपको। अगर मैं बोला 11 मल्टीप्लाई n बराबर m हो गया, मतलब m एक संख्या है, वो बनी है कब बनी है? जब 11 इंटू n, n कोई नंबर है, प्राकृतिक संख्या है। अगर 11 को n में मल्टीप्लाई करके ये नंबर मिला है ना, तो ये जो नंबर है, ये नंबर में 11 का मल्टीपल है ना, तो ये नंबर हमेशा 11 से तो 100% कटेगी ही कटेगी, और से कटे ना कटे वो उनका मैटर, हमारा मैटर नहीं। मतलब कभी कोई चीज किसी का मल्टीपल है, गुणन है, तो वो चीज हमेशा उससे कंप्लीटली डिवाइड होगी। यहां पर 4 इंटू n है, तो जो n है वो 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब जो ओवरऑल होगा वो 4 से डिवाइड होगा, और 4 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0। तो बेटा ये तो रिमाइंडर 0 आ गया। तो पूरी संख्या की बात कर रहे हैं। अब देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका, ये तो इमेजिनेशन करोगे तो आएगा, लेकिन हम बेटा अलग अलग लिख कर समझाते आपको। इसको ऐसे लिख सकते बेटा, अलग अलग लिख सकते कि नहीं? ये 4 का मल्टीपल है n, तो कंप्लीटली डिवाइड होगा, तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा? 0। तो यह i की पावर 0 होगा। 3 के लिए -i, अभी कुछ देर पहले सॉल्व किया था। i स्क्वायर भी है, 3 में i स्क्वायर प्लस 1 है ना, तो बेटा i स्क्वायर इंटू i होगा -i, इसकी वैल्यू 1। तो बेटा इसकी वैल्यू कितनी आ गई? -i आई।
कितनी है -i, मतलब i की पावर 4n + 3 की वैल्यू कितनी है -i। ये तो बेटा ऐसे डिटेल आप कैसे समझोगे, ये तो बेटा समझा दिया। आप समझोगे कि यहाँ तो 0 हो रहा है, क्या रहा है 0 हो रहा है, ये 3 रहेगा ही तो 0 3 + 0 3 आएगा तो i की पावर 3 आया, i की पावर 3 आया तो i की पावर 3 की वैल्यू कितनी आएगी -i आएगा। समझ में बात है ना। चलिए ये तो क्वेश्चन समझ में आ गया। इसकी वैल्यू कितनी बेटा, इसकी वैल्यू -i है, कितनी है -i है। आगे समझाते हैं। i की पावर 4n - 1, यहाँ पर भी n की वैल्यू 1 2 3 4 इनफिनाइट तक कुछ भी हो सकती है बेटा। यहाँ कंफ्यूजन है, आप सॉल्व करिए, आंसर बताइए, ठीक है ना। वीडियो रोक के सॉल्व कर दीजिएगा, आंसर बताइएगा, फिर मैं आंसर लिख रहा हूँ और फिर मैच कराइएगा। बेटा 99% लोगों को गलत करते हैं यहाँ पर, वो समझाते हैं आपको। यहाँ तो 0 हो जाएगा, कितना आएगा 0 आ जाएगा। तो आप बोलोगे ये तो 0 आएगा, 0 - 1 तो -1, i की पावर कितनी है बेटा -1, कितनी है बेटा -1, ठीक है। i की पावर -1 है तो अब इसको कितने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, 1/i भी तो लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 1/i। अब 1/i तो आंसर में हो सकता है मैच करे ना करे, तो ऊपर नीचे i से मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर नीचे i से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ i² हो गया, तो बेटा ये i ही रहेगा, यहाँ -1 आएगा तो ये -i हो गया कि नहीं हो गया -i। समझ में बात आई। तो एक तरीका ये है। दूसरा, ये तो पहला तरीका हो गया कि यहाँ से 0 कर दिया, 0 - 1 -1 आया। देखिए i की पावर -1 आया है तो बेटा इसको हमने नीचे लाया, ये सॉल्व कर दिया। दूसरा तरीका समझिए, देखो बेटा ये i है ना 4n - 1 है, तो इसको हम लिख सकते हैं ना 4n + -1 ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि बेटा बहुत शॉर्टकट में समझा रहे हैं, मतलब कि एकदम सर्जरी कर रहे हैं ना। बोला था ना MBBS से काम नहीं चलेगा, सर्जरी से काम चलेगा। 4n × i की पावर -1, तो -1 ही लिख देते हैं, ब्रेकर लगाने की ज़रूरत है। इसकी वैल्यू 0 तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1 आ गई, कितनी आ गई 1। यहाँ i की पावर -1 है, 4 से भाग देंगे, -1 में 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा। अगर -1 में 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 3 आएगा। तो बेटा बस ऐसे आगे आगे चलते रहना। तो बेटा हम आपको भाग देने का तरीका भी बताएंगे, कितने टाइप्स के भाग दिए जाते हैं, रिमाइंडर पूरा रिमाइंडर थ्योरम समझाएंगे, भाग देना समझाएंगे। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी बेटा 3 आएगी। इसका मतलब यहाँ पर अगर सोचा जाए ये, तो ये i की पावर कितनी आ गई 3 आ गई, और i की पावर 3 का मतलब -i मल्टीप्लाई इसकी -i है, 1 से तो कोई मतलब नहीं, ये आंसर हो गया। तो बेटा समझ में बात आई। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर तो बेटा ये देखिए इससे भी आएगा, चाहे जिसे सोचो, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ गया। चलिए अब नोट पॉइंट में दिमाग लिख लेना बेटा, नोट पॉइंट लिख लेना। हम आपको 4 नोट पॉइंट समझाएंगे, ठीक है ना। इसमें आपको एग्ज़ाम में मिलेगा कहीं ना कहीं, ठीक है, और नहीं मिलेगा बेटा आपके पास वो नॉलेज रहेगा कि लाइफ में कभी ज़रूरत पड़ेगी तो चला देना, उसे यूज़ कर लेना। देखो बेटा अगर मैं बोलूँ i की पावर 1, i की पावर 2, i की पावर 3, i की पावर 4, ऐसे बढ़ते बढ़ते जाए i की पावर n। इसकी वैल्यू पूछे, इसकी वैल्यू आपसे पूछ लिया कि i की पावर 1, i की पावर 2, i की पावर 3, i की पावर 4, ऐसे कहाँ तक जाएगा बेटा, ऐसे कहाँ तक जाएगा n तक। n कोई वैल्यू है, n की वैल्यू प्राकृतिक संख्या है, मतलब इसमें दशमलव नहीं होगा, यहाँ पर 0 नहीं होता, निगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव होगा, प्राकृतिक संख्या। अभी पढ़ाएंगे ना पर प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो लिख देते n की वैल्यू है ही है बेटा। चलो n ऐसी संख्या जिसमें दशमलव नहीं है और ना ही तो निगेटिव है, बस इतना समझो। अब देखो हमने बोला कि पावर में 4 से भाग देने पर जो रिमाइंडर आएगा, पावर को हटाकर वही को लग देना, ये 1 है। तो बेटा अगर केवल यही होता तो आंसर कितना आता i आता, और केवल ये होता, आगे का नहीं होता। मतलब समझो
अगर केवल ये नहीं होता, केवल यही होता i की पावर 1, तो i की पावर 1 का आंसर कितना था, i ही तो होता ना। अब चलो ठीक है, दूसरा चीज i की पावर 2, तो 2 में 4 से भाग देंगे तो कोई मतलब तो रहा नहीं, रिमाइंडर 2 ही आएगा। जब 2 ही आएगा तो i की पावर 2 की वैल्यू -1 आती है, तो -1 हो गया, कितना हो गया, -1 हो गया। चलो ठीक है, इसको ऑफ कर देते, नहीं लोग डिस्टर्ब करते रहेंगे। देखो बेटा, अगर i की पावर 1 है तो i ही रहेगा, प्लस ये देखिए अगर इतना होता मैटर तो i स्क्वायर की वैल्यू -1, इसका मतलब i स्क्वायर तो वैल्यू -1 आया। फिर देखिए अगर ये यहाँ तक होता तो यहाँ से तो i आता, यहाँ से -1 आता और यहाँ से कितना आता, -i आता, कितना आता, -i आता। i की यहाँ तक होता तो बेटा इनको सॉल्व करना था, हमारे पास कितनी वैल्यू है, 3, आगे का नहीं होता, 1 2 3, तो यहाँ से i आया, यहाँ से -1 आया, यहाँ से -i आया, क्लियर हुआ। i कैंसिल होकर कितना आता, -1 आता। अगर यहाँ तक होता तो i की पावर 4, यहाँ 0 तो यहाँ 1 आता, 1 आता ना, तो बेटा ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी आएगी, 0। मतलब समझिए, अगर ये n है, ये कंटिन्यूअस है, कोई गैप नहीं है, n को 4 से भाग देने पर अगर रिमाइंडर 0 आए, कितना है, रिमाइंडर 0 आए, तो उसका आंसर 1 होगा। इस पूरे का आंसर कितना होगा, 1 होगा। अगर रिमाइंडर 1 आया तो 1 में क्या था बेटा, i, रिमाइंडर 1 आया तो क्या आएगा, i। अगर n में जैसे जैसे क्रम से लिखा हुआ है, अगर n में 4 से भाग दो, रिमाइंडर 1 आएगा, तो उस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आएगी, i आएगी। दूसरा, अगर बेटा 2 आया, यहाँ तक आया, तो बेटा ये i -1 आएगा, i -1, और रिमाइंडर 3 आएगा, कितना आएगा, रिमाइंडर 3, तो यहाँ से i, यहाँ -1, यहाँ -i प्लस i कैंसिल हो जाएगा, तो रिमाइंडर कितना आएगा, -1 आएगा। i से देखिए यहाँ से -i आएगा, ये प्लस i कैंसिल हो जाएगा, ये -1 आएगा, कितना आएगा बेटा, -1। इसका मतलब डिपेंड कहाँ पर है, पावर पर। अगर ये क्रम से लिखा हुआ है तो बेटा पावर को 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 0 1 2 3 आएगा। अगर n की वैल्यू, अगर रिमाइंडर 0 है तो वैल्यू 1 आएगा, रिमाइंडर 1 आया तो वैल्यू i आएगा, रिमाइंडर 2 आएगा तो i -1 आएगा, रिमाइंडर 3 है तो -1, ये आंसर आएगा। ये क्या आएगा, आंसर आएगा। आप समझिए कैसे आया, समझ में बात है ना। अब देखो, अगर केवल एक्सप्रेशन फिर से समझा देते, ये है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, i की पावर 1 वैल्यू कितनी आएगी, आंसर i तो आएगा। अगर i की पावर 1 i की पावर 2 है तो बेटा देखिए ये इसका एक्सप्रेशन देखिए, 4 से भाग देंगे तो 1 ही तो रिमाइंडर आएगा, यहाँ 4 से 2 में भाग देंगे तो रिमाइंडर 2 ही तो आएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ i आएगा, ये -1 आएगा, ये दो एक्सप्रेशन है तो इसकी वैल्यू आएगी। अगर मैं बोलूँ i स्क्वायर i की पावर 3 है तो बेटा देखिए यहाँ से तो i आएगा, यहाँ से तो -1, यहाँ से -i, ये कैंसिल होकर कितना आएगा बेटा, -1 आएगा। अगर मैं बोलूँ i की पावर 1 i की पावर 2 i की पावर 3 i की पावर 4, अगर ये लिखा गया है तो बेटा यहाँ से तो i आएगा, यहाँ -1 आएगा, यहाँ -i आएगा, +1 आएगा, तो इससे कैंसिल, वैल्यू कितनी है, 0। इसका मतलब अगर ऐसे क्रम से लिखा हुआ है, पावर 4 से कंप्लीटली डिवाइड होती है तो आंसर 1 आएगा, और बेटा अगर डिवाइड नहीं होगा तो रिमाइंडर 1 आएगा, तो i, ये नोट कर लेना बढ़िया से, ठीक है। अब एग्जांपल समझाते हैं, क्लियर हो गया ना। तो डिपेंड किसके ऊपर है बेटा, आखिरी के पावर पर। जैसे आंसर लिखते i की पावर 1 i की पावर 2 i की पावर 3, i 120, इसकी वैल्यू कितनी है। तो इतना लंबा एक्सप्रेशन, हर i की वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है ना, आखिरी i पर डिपेंड करता है। पावर कितनी है, 120, 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा, कट जाएगा, 4 पंचे 20 कट गया ना, आखिरी 2 डिजिट में भाग देकर चेक करेंगे, कट गया, तो बेटा इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। कितनी आई, 1 आई। समझ में बात है। अगर बेटा दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं, i1 i2 i3, अगर मैं लिखूँ यहाँ i की पावर 1 2 3 4 7, ऐसे लिख दिया, कुछ भी लिख दो यार, कितना भी बड़ा लिख दो, नंबर तो आता ना लिखना, क्रम से लिखा गया है तो हमको यही डिपेंड करता है, यही से सॉल्व कर लेंगे।
4 का मैटर था, पावर को डिवाइड करना था। किसी संख्या के आखिरी 2 डिजिट में 4 से भाग देने पर वो पूरी संख्या 4 से, अगर वो लास्ट तो 2 डिजिट 4 से कटेगा तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। अगर उसका कुछ रिमाइंडर आएगा तो पूरी संख्या में भाग दोगे तो वही रिमाइंडर आएगा। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 3 आया ना रिमाइंडर, 11 चुक 44, रिमाइंडर कितना आएगा 3 आएगा। और 3 पे क्या आता है बेटा, माइनस आई आता है। 3 पे क्या आता है, माइनस आई। समझ में बात है? नहीं सॉरी, -1 आता है। 3 पे क्या होता है, माइनस आई की पावर 3 क्या होता है, -1 होता है। -1 आंसर बेटा कितना आएगा, -1 आएगा आंसर। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया हो गया। ये डिपेंड है बेटा पावर के ऊपर, ठीक है। अब देखो एक एग्जांपल लिख लिया कि नहीं। अब देखो थोड़ा लॉजिक लगाओ। आई की पावर 1, आई की पावर 2, आई की पावर 3, फैक्टोरियल 121। ये फैक्टोरियल है बेटा, क्रम गुणित। हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रम गुणित। ये फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल क्या होता है, अगर समझ में आएगा तो सॉल्व होगा। देखो अगर ये बेटा हम बोल क्या रहे, सर्जरी कर रहे हैं ना हम लोग, हम ये थोड़ी ना बोल रहे हैं आपको कि आप बेटा 2 क्वेश्चन पढ़ लो, आप पढ़ने के बाद हिट हो जाओ। तो बेटा ये टिकटॉक नहीं है, ठीक है ना। SSC सीजल उतना आसान नहीं है जितना लोग बना देते हैं, ठीक है। फैक्टोरियल तो बेटा ये 4 से कट जाएगा। 121 4 से आप बोलोगे कैसे कटेगा, तो 121 को थोड़ी ना बोल काटना है, हमको क्या काटना, फैक्टोरियल 121। देखो बेटा थोड़ा सा बस समझा देते। 121 का मतलब हो गया 1 2 3 4 5, ऐसे कहाँ तक, 121 तक। इस फैक्टोरियल 121 का मतलब 1 से लेकर 121 तक संख्याओं को क्रम से गुणा किया गया है। अब कोई लोग क्रम को उल्टा कर देते, पहले 121 लिखेंगे फिर 120 फिर ऐसे करेंगे, मर्जी आपकी बेटा। A गुणे B बोलो चाहे B गुणे A बोलो, दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। तो बेटा फैक्टोरियल 21 का ये गुणनखंड होगा। फैक्टोरियल 21 को लिखोगे तो बेटा इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो कोई ना कोई नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और ये सब मल्टीप्लाई करो कोई ना कोई नंबर मिलेगा। तो इनके गुणनखंड में 4 है कि नहीं है, इसका मतलब m 4 से डिवाइड होगा, इसका मतलब फैक्टोरियल 121 4 से डिवाइड होगा। अगर 4 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा, और रिमाइंडर 0 आएगा तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 1 आएगी। समझ में बात आई, क्लियर हुआ, हो गया। तो बेटा ये इमेजिनरी का कंसेप्ट है। अगर आपके एग्जाम में आएगा क्वेश्चन तो इससे ज़्यादा नहीं आएगा बेटा। अब चाहे CSET दो, चाहे CDS दो, चाहे CGL दो, हाँ टेक्निकल भी दो, IIT दो बेटा, IIT दो, अगर इमेजिनरी नंबर पे आएगा तो इससे ज़्यादा नहीं आएगा। ये थी बेटा इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या की सर्जरी, ठीक है। तो इतना बहुत बेटा, ठीक है ना। धीरे धीरे वीडियो आएगा। तो बेटा इसके पहले जो मैंने कल वीडियो अपलोड किया था नंबर सिस्टम, तो वो भी था, लेकिन वो बेटा एक इंट्रोडक्शन था, मेरा पहली लाइव का पहला वीडियो था जो मैंने अपलोड किया था, ठीक है ना। आज से शुरू हर वीडियो देखिएगा नंबर सिस्टम का बेटा। हम आपको नंबर सिस्टम सिंप्लीफिकेशन बेइंतहा अच्छा पढ़ाएंगे। अगर ये आपका अच्छा बन गया तो पूरी मैथमेटिक्स आएगी, ठीक है ना, बहुत अच्छे से आएगी, क्योंकि पूरी मैथमेटिक्स अंक गणित जो डिपेंड है वो नंबरों के खेल पर डिपेंड है। तो बेटा हम नंबरों के साथ खेलना सीखें। तो बेटा ये छोटा सा कॉन्सेप्ट जो शुरू, मैथमेटिक्स की शुरुआत काल्पनिक संख्या से होती है, तो बेटा काल्पनिक संख्या से रिलेटेड एक छोटा सा वीडियो था जो मैं अच्छा से अच्छा आपको बताने की कोशिश किया, ठीक है। तो चलिए बेटा एक काम करिएगा, जो सब बोलते हैं हम भी बोल रहे हैं बेटा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। देखो इससे बहुत पैसे नहीं मिलेंगे हमको, अच्छा लगता है कि इतने सब्सक्राइबर हो गए, इतने लाइक हो गए, इतने व्यूअर हो गए, बस कहने में अच्छा लगता है बेटा। बाकी तो लॉकडाउन क्लास ख़त्म होगा तो हमारी क्लासेस ऑफलाइन तो चलेंगे ही चलेंगे, ठीक है। तो बेटा अपना ख्याल रखिएगा, लॉकडाउन में ज़्यादा मत घूमिएगा, दूरी बना के रखिएगा, क्योंकि बेटा आप अपने घर की एक उम्मीद हो, तो उस उम्मीद को कायम करो बेटा। आप घर की ज़रूरत हो तो ऐसा बनो कि सबकी जो ज़रूरत है उसको पूरी कर सको। आप डिप्रेशन में नहीं रहना, ठीक है ना। आपको तो डिप्रेशन ख़त्म करना है ना लोगों को, तो अपने माइंड को मेकअप करो बेटा, अपने माइंड को ट्रेन करो, अपने माइंड को ट्रेन करो, सर्विसिंग करते रहा करो, और नए नए थॉट जनरेट किया करो, और उस पर खूब मेहनत किया करो, खूब ज़्यादा मेहनत किया करो, ठीक है। तो बेटा अगली क्लास फिर मिलेंगे ना आप लोगों से, जल्दी मिलेंगे, ठीक है बेटा।